गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। ये एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप क्लास 9th 10th सीबीएसई पैटर्न से संबंधित हिंदी कोर्स ए का सिलेबस डिटेल वे में और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वे में और ग्रामर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है कृतिका से लिया गया चैप्टर मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने 9th का पेपर दिया है कि कृतिका के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और उसमें आधा आपको चैप्टर से उठा के लिखना होता है और आधा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या सोचते हैं किस कंडीशन पे। तो चैप्टर को हम लाइन टू लाइन नहीं बल्कि यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जितने टॉपिक यहाँ पर हैं, साना साना हाथ जोड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़े होने के साथ साथ यहाँ पर वैरायटी है टॉपिक्स में। कहीं पर आपको सुंदरता दिखेगी प्रकृति की, कहीं पर काम करती हुई महिलाएं दिखेंगी, कहीं पर बॉर्डर पर बर्फ पर, ठीक है, ऐसे तापमान पर जहाँ बर्फ इतनी बर्फ है कि पेट्रोल जम जाता है, वहाँ पर आपको सेना आर्मी जवान दिखेंगे। फिर वहाँ पर आपको एक गाइड दिखेगा। तो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग भौगोलिक दृष्टि के यहाँ पर टॉपिक आएंगे। तो प्लीज़ आप सभी ध्यान से वीडियो को देखिए। मेरा प्रयास यही है कि बहुत कम समय में आपको मैं पूरे चैप्टर की ऐसी समरी बताऊं कि जिससे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर से जो क्वेश्चन बनेंगे, हम जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर का नेम है साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका है मधु कांकरिया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम थोड़ा सा भी हमें समय मिलता है तो हम लोग इस शोरगुल, इस कोलाहल, इस भीड़ भाड़ के इलाके से बचकर शांत इलाका ढूंढते हैं। चाहे आप अपने समर वेकेशन कह लीजिए या कोई वीकेंड पे कोई अगर छुट्टी एक आध पड़ रही है तो आप लोग नैनीताल या भुजिया घाट या सलड़ी इधर साइड को, मतलब बहुत डिस्टेंस नहीं, 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके आप ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको नेचर के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं। तो मधु कांकरिया की भी एक यात्रा है। उस यात्रा में वो जो जो देखती हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ की भौगोलिक दृष्टि देखते हैं, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के त्योहार, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ के सोचने का तरीका और वहाँ का वातावरण, हम सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर लेखिका क्या क्या देखते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्रस्तावना की बात करूँ तो लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत, तो क्या किस विधा में लिखा है, ये यात्रा वृत्तांत है। गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन के साथ साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिसमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ना, आपको यहाँ पर सिर्फ नेचर नहीं, वास्तविकता भी दिखाई देगी। इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का पता चलता है। देखिए, घूमने तो सभी जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर सोचता हुआ है जिसके सीने में दिल है। अब आप कहेंगे मैम सबके सीने में दिल है, लेकिन वो दिल होना सबूत आपके कर्मों से दिखाता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। तो ये इसका प्रस्तावना है। अब बात करते हैं गंगटोक शहर की। ये जो पहला पैराग्राफ है गंगटोक शहर को लेकर, यहाँ पर से एक क्वेश्चन बनता है कि गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो जब मैं पढ़ूंगी आप ध्यान देंगे। लेखिका को गंगटोक शहर ऐसा लगता है आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। जैसे आपने नाइट में नैनीताल का व्यू देखना, अगर आप नहीं पहुंचे हैं नाइट में तो आप गूगल में इमेज डालना नाइट व्यू ऑफ नैनीताल, तो आप देखेंगे कि जो ताल के किनारे जो होटल हैं या जो गांव हैं, तो उनकी जो लाइट्स जब जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ताल है, नैनीताल है, वो ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती पे आ गया है और वो जो लाइटें हैं वो तारे की तरह टिमटिमा रही हैं। तो ठीक उसी प्रकार गंगटोक में भी दिखाई देता है। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसकी सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर है। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, ये देखो हमरो जीवन तिमरो कोशिलो। ठीक है, ये वहाँ पर की एक नेपाली युवती ने एक ये पंक्ति बोली थी कि इसका अर्थ ये होता है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, हे ईश्वर, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सुने थे। अब सुबह उनको निकलना था युमथांग के लिए, किंतु आँख खुलते ही वो बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो शहर के लोग होते हैं इनको पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो देखने का रोमांच होता है वो होता है बर्फ़। तो जैसे ही लेखिका बालकनी की तरफ भागती है, क्योंकि लोगों ने उसे बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से आप ये देखेंगे, ये वाला पैरा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बालकनी से भी जो है कंचनजंगा वहाँ पर से दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था।
कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, तरह तरह के सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए, लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चमोली, उत्तराखंड में चमोली जिले में भी फूलों की घाटी है, जिसकी खोज 1936 में फ्रैंकलिन स्मिथ ने की थी। ठीक है, यह आपके लिए जीके का फैक्ट है। तो फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड के भीतर भी है। कहते हैं कि उन फूलों को छूने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन फूलों के ऊपर सर्वे नहीं हुआ, हो सकता कोई जहरीला हो। तो फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड में भी है। उसी प्रकार वहाँ पर पहाड़ों में फूलों की घाटियाँ दिखाई देती हैं, हल्के हल्के बादलों से ढका पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं। युमथांग जो है गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेन नार्गे। अब जो जितेन नार्गे, इसके विषय में भी आप अच्छे से समझेंगे। अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, गैंगटॉक के बारे में। अब हम जितेन नार्गे के विषय में जानेंगे। जितेन नार्गे इनका ड्राइवर कम गाइड है। वो गाइड का काम भी करता है, गाड़ी भी चलाता है। और आप सभी जानते हैं गाइड कैसा होना चाहिए। गाइड व्यवहार कुशल होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और लोकल नॉलेज, उसको स्थानीय ज्ञान होना चाहिए, वहाँ की रोचक कथाएं पता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, एक कनेक्शन बना रहता है। तभी हम उस जगह पे घूमने का एक रोमांच बना के रख चलते हैं। तो सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों की लदी वादियां हमको मिलेंगी, ऐसा उसने कहा। और उसने कहा, जब लेखिका ने पूछा क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, तो उसने कहा आगे चलिए तो, ये देखो एक लिखा है ना, चलिए तो। फिर जगह जगह ये देखिए आगे पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा। जैसे हमारे यहाँ चीड़, देवदार, साल, सागौन, इनके वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय वृक्ष हैं पाइन और धूपी। ठीक है, अब युमथांग का रास्ता चल रहे हैं। युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा का प्रतीक, थर्ड टॉपिक। ठीक है, थर्ड टॉपिक आ गया यहाँ पर। इसको ध्यान से सुनेंगे आप, ये भी एक क्वेश्चन का, अभी मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन क्या बनता है। तो युमथांग के रास्ते पर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पैराग्राफ है इसको, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है, आप कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, इसको ध्यान से देखेंगे। तो युमथांग के रास्ते पर शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं, जिनके बारे में नार्गे ने बताया। नार्गे कौन है? नार्गे जितेन नार्गे, जो ड्राइवर कम गाइड है। यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जैसे आप उत्तराखंड में आएंगे, उत्तराखंड में आप चाहे कुमाऊं जाएंगे, गढ़वाल जाएंगे, स्पेशली अगर कुमाऊं की तरफ आ रहे हैं, तो आपको हर जगह यहाँ पर आपको गोलजू देवता, जो न्याय के देवता, चाहे आप भोड़ाखाल कहें चाहे अल्मोड़ा मांगे, इनकी बहुत मान्यता है। तो उसी प्रकार आपको हर जगह उनके द्वारा, उनके कहीं किसी, जो आप जीप मैक्स कोई किसी भी गाड़ी में जाते हैं, उसमें आपको उनकी फ़ोटो दिखाई देगी, उनके नाम से आपको जो है स्थान दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार वहाँ बुद्ध की मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोला जा रहा था, और लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। मैंने आपसे कहा ना, जैसे हमारे यहाँ गोलजू देवता को माना जाता है, न्याय के देवता माना जाता है, उसी प्रकार वहाँ बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो वहाँ जीप के अंदर दलाई लामा की तस्वीर है। और हमारे यहाँ आप देखेंगे, आप किसी भी मैक्स जीप या किसी ऐसी गाड़ी में बैठिए, तो आपको वहाँ उनकी फोटो दिखाई देगी गोलू देवता की। ठीक है, तो उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी देखी थी। अब यहाँ पर से प्रश्न क्या बनता है बच्चों? ठीक है, इस वाला पैराग्राफ से, थर्ड पैराग्राफ से प्रश्न ये बनता है कि श्वेत पताकाएं और रंगीन पताकाओं का महत्व क्या था। तो श्वेत पताकाओं का क्या था? 108 श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट, आप बुद्धिस्ट नहीं कहना आता है तो आप कहेंगे किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर लगा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप नष्ट होती हैं। और वैसे ही नए किसी शुभ काम के लिए या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा आप इसको पताकाओं से संबंधित, पताका माने क्या होता है? पताका माने होता है झंडा, ध्वज, केतु, ये पर्यायवाची हैं आपके पताका के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा, देखिए ये है कवि लॉन्ग स्टॉक से। इसके बाद का नेक्स्ट पैरा देखिए, कवि लॉन्ग स्टॉक। तो कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आप देखो कवि लॉन्ग स्टॉक से भी हमको दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मिलेंगे। पहला, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया गया है। अब रास्ते में एक, अब देखो यहाँ पर जो बताया गया, ये देखो ये लिखा है लेप्चा और भूटिया। अगर कवि लॉन्ग स्टॉक की बात आती है तो कवि लॉन्ग स्टॉक में लेप्चा और भूटिया माना, जैसे अब उत्तराखंड के अंदर ही मान लीजिए, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं का राजा अलग था, गढ़वाल का राजा अलग था। तो कभी इन दोनों ने समझौता भी किया होगा, कभी इन दोनों आपस में लड़ाई भी की होगी।
अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो उसी प्रकार वहाँ की सिक्किम की स्थानीय जातियां थी लेप्चा और भूटिया। तो कवि लॉन्गस्टॉक में इनका समझौता स्मारक भी है। तो कवि लॉन्गस्टॉक में दो चीजें हैं, एक तो लेप्चा और भूटिया की शांति या आप कहें समझौता वार्ता का स्मारक स्थल, और दूसरा गाइड फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई थी। आगे चलते रहती है, इतने में उनको दिखता है कि वहां पर ये वाला लास्ट पैराग्राफ देखिए, कुटिया के भीतर एक घूमता चक्र दिखा। ठीक है, तो उसके बारे में नार्गे ने बताया कि यह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़े, कार्य करते हुए नेपाली भी। अब यहाँ पर प्रेयर व्हील जब उन्होंने देखा, जब लेखिका ने देखा कि प्रेयर व्हील जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते, तो लेखिका को लगा चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, गांव हो, शहर हो, लेकिन तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद, देखिए हम मानते ना, हम जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ था, कुंभ स्नान हुआ था, सब क्यों जा रहे थे कि सबको कहना था हमारे पाप धुल जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार का नीति, इस प्रकार की रीति, इस प्रकार के संस्कार हैं। चाहे हम कितनी वैज्ञानिक प्रगति कर लें, तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म में क्या है बच्चों, प्रेयर व्हील को घुमाने से, या जो वो चक्र है, ठीक है, वो चक्र प्रार्थना चक्र कह सकते हैं या धर्म चक्र कहते हैं, उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ये वाला पैराग्राफ, अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। अगर आप हिमालय की तरफ बढ़ते जाएंगे बच्चों, तो गांव छोटा और हिमालय विराट दिखाई देगा। दर्शकों यात्रियों का काम्य हिमालय, काम्य मतलब होता है कामना रूपी हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब हिमालय परिवर्तित कैसे, पल पल, ये देखिए यहाँ पे लिखा ना लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, पल पल परिवर्तित हिमालय। परिवर्तित मतलब क्या होता है, बदलते रहते हैं। अब आप देखिए, आप हिमालय को इस कॉर्नर से देखेंगे अलग दिखाई देगा, मिडिल कॉर्नर से देखेंगे अलग दिखाई देगा, ठीक है, उसके पीछे से देखेंगे अलग दिखाई देगा। तो इसीलिए क्योंकि घुमावदार रास्ते हैं, वो चल रहे हैं, तो उनके लिए हिमालय पल पल बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हैं और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। अब इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये देखिए इस पेज में लिखा है, सेकंड लाइन देखिए, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। देखिए जो संगीत है, जो गीत संगीत है, जो नृत्य है, ये हमारी भावनाओं को प्रकट करने का एक जरिया होता है। तो कोई इंसान तभी गाएगा या तभी गा सकता है, या उसकी आवाज में तभी वो मिठास होगी जब वो भीतर से गाना चाहेगा। उसके नृत्य में तभी मादकता होगी जब वो भीतर से नृत्य करना चाहेगा। तो सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सारे लोग जो हैं, वो लेखिका अकेले तो घूमने नहीं गई है, सारे पर्यटकों का दल है। तो लेखिका कहती है कि पर मैं मौन थी, सब लोग गा रहे थे, किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी, वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। अब एक बात बताइए, जब आप किसी चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं, तो आप खुद भी शांत रहते हैं और औरों को भी शांत करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस चीज को ध्यान से सुनना और समझना चाहते हैं। तो लेखिका की स्थिति भी ऐसी थी, वो सारे प्रकृति के दृश्यों को शांत रूप से देखना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी। अंडरलाइन करेंगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है तिस्ता नदी, ठीक है। ये देखिए सेकंड पैरा में 1 2 3 4 5 6 लाइन में लिखा है, ये देखिए ये है तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी वहाँ बहती है, जैसे माना हम हिमालय से आ रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई नदी होगी, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कौन सी नदी चल रही है, तिस्ता नदी। और चांदी की तरह का है, तो चांदी की आप रिफ्लेक्शन जानते हैं, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो चांदी की तरह चमकेगी। कभी शिखरों के शिखर से गिरते हुए झरने, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। अब आते हैं वाटरफॉल पे, ये देखिए मेरे नगपति मेरे विशाल वाला पैराग्राफ है, इसमें देखिए 7 सिस्टर वाटरफॉल, इसको देखती है और चमकती तिस्ता नदी को देखती है, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। सब लोग फोटो खींचने में व्यस्त थे। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी की तरह एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है, जलधारा में पांव डुबाती है और उसको लगता है कि मैं भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मन काव्य में उठा, जीवन का अनंतता का प्रतीक, सारी तामसिकताएं मतलब होती है दुर्वासनाएं। या देखिए हम कहते हैं ना, अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो हम तमस भोजन अभी नहीं करते। तमस और गरिष्ठ भोजन, तमस भोजन क्या होता है, जिसमें हम नॉनवेज खाने की बात करते हैं, लहसुन प्याज है, अंडा है, मीट है, मांस किसी भी प्रकार का, उसको हम
तमस भोजन कहते हैं। और गरिष्ठ भोजन होता है जिसमें बहुत स्पाइसी, बहुत खड़े मसाले, उसको गरिष्ठ भोजन कहा जाए। दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं मेरे अनुसार। अब कोई कहेगा तमोगुण वाला क्या होता है ना बच्चों, हम कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आप में से कई लोग तमस भोजन करते होंगे, अच्छी बात है, आपको लगता है कि हमें सारी न्यूट्रिशन उसी से मिलता है तो आप करते भी होंगे। लेकिन जो तमस युक्त वाला भोजन होता है वो हमारे अंदर तामसिकताओं को जन्म देता है। तामसिकताएं मतलब क्रोध अधिक आएगा, ठीक है। और क्योंकि वो हमारे अंदर वही रिएक्शन देता है जिस प्रकार का भोजन होगा, तो तब उसको लगता है लेखिका को कि मेरे भीतर की तामसिकताएं मतलब जो गंदी भावनाएं हैं, गंदी इच्छाएं, वो सब बह रही हैं जैसे उसने नदी में पैर डाला, ठीक है। और उसको लगा कि मैं जो मेरी दुष्ट वासनाएं हैं, वासना मतलब होता है इच्छाएं, गंदी दो इच्छाएं तो कई प्रकार की होती है ना, अच्छी इच्छाएं भी होती हैं, गंदी इच्छाएं भी होती हैं। तो उसको लगा कि निर्मल धारा में बह गई हैं। इतने में नार्गे ठेलने लगा, नार्गे मतलब वही जिते नार्गे ठेलने लगा। देख लिखा ना, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी उठी लेखिका, अनमनी से उठने लगी। थोड़ी देर बाद वैसे नज़ारे, आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नज़ारे, लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। अब देखो ना, हम सोचते हैं कि अभी हम सो रहे हैं तो दुनिया पूरी सोई है, नहीं, अभी तो ब्रह्मांड में क्या क्या घटित हो रहा है। आप 8 बजे भी सो सकते हैं, लेकिन सूर्य नहीं सो सकता, हवा नहीं रुक सकती, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो नेचर में जो भी घटित हो रहा है वो नहीं, वो तो सतत प्रभावान चलते रहे। कभी झरने को रुक, झरना देखा कि चल रहा है, नीचे को गिर रहा और आधे में रुक गया, वो तो ढलान देखेगा तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। हवा चलेगी तो चलेगी ही चलेगी, वो नहीं रुकती है। तो ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा था उसको देखती है और कहती है कि सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में कह रहे हैं चरवेती चरवेती, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चरवेती चरवेती, चरवेती मतलब चलते रहो चलते रहो, ठीक है, चलते रहो, इस प्रकार से कह रहे हैं। अब वो आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही है चलायमान सौंदर्य। देखिए, जैसे कोई मशीन है, कोई मशीन अगर काम ना करे, उसको रोक दिया जाए तो वो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। उसी प्रकार सौंदर्य क्या हम हैं, जैसे मानव है, मानव जो चलायमान रहेगा तभी एक्टिव रहेगा, खाना भी अच्छा खाएगा, उसके स्किन ग्लो भी करेगी क्योंकि वो चलायमान है। तो जीवन का असली आनंद क्या है, यही चलायमान सौंदर्य। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ, और सुबह की सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। क्या थी वो प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी हमरो जीवन तिमरो कशिलो, ठीक है। ये देखिए चरवेती चरवेती इधर लिखा है, अमरो जीवन तिमरो कौशल, मतलब मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। अब देखिए, अब लेखिका का मानसिक जीवन बिल्कुल अलग है। वो प्रकृति के नज़ारे देखकर बहुत अच्छा फील कर रही है, अपने आप को ईश्वर के निकट महसूस कर रही है। लेकिन अब देखो, लेकिन अब एकदम से मानसिक चैनल बदलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेखिका सहृदयता है। मतलब क्या है, उसके सीने में दिल है। भाई दिल तो सबके पास है, लेकिन उसके दिल का होने का वजूद है, अस्तित्व है, वो उस दिल से सोच भी रही है। तो जैसे वो इतने सारे सुंदर नज़ारे देख रही थी, एकदम से उसने क्या देखा, यकायक यानी कि अचानक लेखिका के मन के सौंदर्य की छटा छिटक गई। ऐसे छिटक गई मानो नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाते हों। नुपुर माने घुंघरू, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे नाचते नाचते कोई नृत्यांगना नाच रही थी और उसके अचानक उसके जो है घुंघरू टूट गए हों। उसने ऐसा क्या देखा? उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। उनकी जो गूथे आटे सी कोमल काया है, और हाथों में कुदाल हैं, हथौड़े हैं, कईयों के पीठ पर तो डोको यानी कि बड़ी टोकरी जिस पर बच्चे बांधते हैं, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ है ये। उन बच्चों, अपने बच्चों को वो पीठ पर रखी, मतलब एक तरफ तो वो श्रम साधना भी कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, पैसे कमा रहे, और दूसरा मातृत्व, माँ का फर्ज भी निभा रही हैं। अपने बच्चों को उन्होंने अपनी पीठ में बांध रखा है। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच, अब देखिए हमने वहां देखा कि अरे स्वर्ग है, ईश्वर के नज़दीक हैं, कितनी सुंदरता है, फलाना ढिमकाना, सब लेखिका सोच रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि इतने सुंदर सौंदर्य के बीच भी भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग है ना। तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, तो वहीं खड़े बीआरओ के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से आप हिमशिखरों तक टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये कौन बना रही हैं? ये पहाड़ी ने बना रही है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना सेकंड लाइन में, ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तो लेखिका कहती बहुत खतरनाक कार्य होगा। तो लेखिका के कहने पर उसने कहा कि हाँ, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी।
जरा सी चूक और सीधे पाताल प्रवेश। अब हम देखते हैं ना, हम मेरे अनुसार नेचर, प्रकृति तब तक सेफ है जब तक वहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता। और आज मनुष्य की होड़ ये है कि वो हर चीज देखना चाहता है, वो नेचर के अंदर घुसना चाहता है, जबकि नेचर की केयर करना उसके बस में नहीं है, नेचर को देखभाल करना, नेचर को रोकना उसके बस में नहीं। अभी आप उत्तरकाशी वाला केस आपको याद होगा, है ना, कि किस प्रकार वहाँ उतने सारे होटल, होम स्टे जो भी बनाया हुआ था, या जो भी लोग वहाँ रह रहे थे, धराली एक जगह थी। तो किस प्रकार से हम प्रकृति को रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। तो जहां नहीं पहुंच सकते, पगडंडियां जहां बनती थी वहां पर हाईवे बना दिया, तो उस वजह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति का तो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो प्रकृति जब हम पर पलट के हम पर एक्शन लेगी ना, तो वो हम झेल नहीं पाएंगे, और हो भी वही रहा है। ठीक है, तो उसने जब देखा कि इतने चौड़े रास्ते जो बन रहे हैं, वो लेखिका उन सब चीज़ों को देखकर देखती है कि किसी की जान भी चली गई। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखी गई बोर्ड की याद आ गई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। देखो आप यहाँ पे लिखेंगे, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। ये आप देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा है ये। ठीक है, तो एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया भाई। वो सहरदिया हैं, उनका मानसिक चैनल बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई, जहां उसने देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़ी गांठें, गांठें मतलब छाले, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, ठाटे या गांठे कह सकते हैं, छाले होते हैं। कभी आपके हाथों में पड़े हैं छाले बच्चों? कभी आपने ऐसा काम किया है कि आपके हाथों में छाले पड़े? तो देखिए ना, मेहनत और श्रम और साधना और प्रेम और मातृत्व सब निभा रही है वहां की गांव की स्त्रियां। तो आगे लेखिका कहती है, उसको वहां से याद आ गया कि आदिवासी महिलाएं जिनके पांव सूज गए थे, और यहाँ पर महिलाएं जिनके हाथों में छाले पड़े हैं, उन आदिवासी युवतियों के फूले पांव और पहाड़ियों के हाथों में पड़ी ठाटे, दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। आप कल्पना कीजिए, आप शहर में रह रहे हैं, आप अब तो ई रिक्शा हो गए, पहले आपने रिक्शा देखा होगा जिसको एक पुरुष चलाता था, तो वो कितना कमजोर सा, दुर्बल सा, गर्मी के समय उसने जो सवारी उसके लिए छाता लगा रखा है, और अपना वो जब वो खींच रहा है तो उसको कितनी ताकत लगानी पड़ती है। वो श्रम साधना आम आदमी की श्रम साधना है, उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। और उस व्यक्ति से हम 5-5 रुपए के लिए झिकझिकबाजी करते हैं। जो मेहनत कर रहा है, उसने कोई मशीन का सहारा नहीं लिया है, वो प्रॉपर साइकिल की तरह चला रहा है। आप 2 लोग बैठे हैं, 2 सामान भी रखा है, उसके बाद बच्चे भी बैठाए हैं, और आपको लेके वो आपका रास्ता सुगम बना रहा है। तो प्लीज आप भी आगे भविष्य में कभी ऐसे तबके के लोगों से 5-5 रुपए के लिए डिस्कस या बहस ना करें, जो डायरेक्ट परिश्रम कर रहे हैं। वो मतलब आप उनकी स्थिति देखिए, है ना। हम मॉल में जाते हैं, हम बड़े प्राउडली वहाँ पर 1 रुपया भी कम नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ से प्राउडली वहाँ पर से एक थैला भी आपको मिलता है, तो वो भी 10 रुपये का मिलता है। जबकि अगर हम ऐसे ही चौराहे पर किसी ठेले या किसी ऐसे ही भिंडी या मिर्च बेचने वाले को हम कहते हैं कि मिर्च, थोड़ी मिर्च डाल दो 5 रुपये में, ये तो इतनी सब्जी ली है तो थोड़ी मिर्च ऐसे ही डाल दो। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये हम उन लोगों का शोषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को इस विषय में भी सोचना चाहिए। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेंद्र नारगीन कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। मैंने कहा ना, ये आम जनता है जो आपको हर जगह दिखाई देगी। इन्हें आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप अपने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। सोचिए, अगर सब डॉक्टर बन जाएं तो किसका इलाज करेंगे आप? अगर सब इंजीनियर बन जाए तो किसका घर बनाएंगे आप? समझ रहे हैं? तो ये बैलेंस कौन कर रही है? ये आम जनता कर रही है। हमको अब हमने कहा ब्लिंकिट हो गया है, अलग अलग प्रकार की ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं जिसपे घर पे आपके सामान आता है। क्या कोई मशीन लाती है? क्या कोई मशीन उसको लाती है? कोई व्यक्ति ही उसको आप तक पहुंचाता है। तो वो काम कर रहा है, वो आपकी काम को सुगम बना रहा है। तो ये हमारे बैलेंस कर रही है हमारी लाइफ को। ये देश की आम जनता नहीं, ये हमारा लाइफ का संतुलन है, सोसाइटी का संतुलन है, समाज का संतुलन है ना। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। सोचिए, हम उस ब्लिंकिट से सामान लाने वालों को जो ला रहा है, धूप में ला रहा है, बारिश में ला रहा है, रात के 12 बजे ला रहा है, हम उसकी मेहनत को नहीं देखते। हम सोचते भाई हमने पेमेंट तो किया है, हमने वो कंपनी को पेमेंट किया है जो ला रहा है, कभी हमने उसको 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि वो ला रहा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब सहृदय तरीके से सोचिए, तो आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तभी लेखिका ने देखा कि श्रम सुंदरिया किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, और ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। देखिए, हम लोग कितने ही कार्य करते हैं,
कितने ही कार्य करते हैं, लेकिन हमारे फेस पे फ्रस्ट्रेशन दिखती है, हमारे फेस में आक्रोश दिखता है, गुस्सा दिखता है, थकान दिखती है। लेकिन इन महिलाओं को देखो जो उतने खतरनाक रास्ते वहाँ पर रास्ते बना रही हैं, पीठ में बच्चे रखे हैं, हाथ में ठाटे पड़े हैं, लेकिन छोटी सी बात पर खुश हो जाती हैं। सबसे बड़ी इनके पास जो पावर होती है आम आदमी के पास, वो होती है हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना, हर छोटी सी बात पर हंसना। आपको नहीं लगता कि शहर में रह रहे लोगों को हंसने के लिए रीजन चाहिए? आपको नहीं लगता कि हम हंसते हैं तो हमसे पूछा जाता है क्यों हंस रहे हो, इतनी सी बात पे हंस गए हो? तो ये हंसी और खुशी उनको नेचुरल रूप में मिल रही है, जिसके लिए हम कॉमेडी शो देख रहे हैं कि हम हंसे। लेकिन वो अपनी छोटी सी बात पर, छोटी सी एक्टिविटी पर, छोटी सी अचीवमेंट्स पर, छोटा से आराम पर खुश हो जाते हैं। शायद इसीलिए वो आज तक उस काम को कर रहे हैं जिसके बारे में सोच के ही हम डिप्रेशन में चले जाएं, है ना। तो फिर वो देखती हैं स्कूल से लौटते हुए पहाड़ी बच्चे। लेखिका लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में नारगी ने बताया कि यहाँ जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। देखिए जो हाई स्कूल होता है वो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है, और जो इंटर कॉलेज होगा वो कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा और एक ही होगा। तो इसको वहाँ गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए डेली इतना पैदल चलना पड़ता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माओं के साथ काम भी करते हैं। ऐसा नहीं जैसे आज हम शहर के बच्चे जो हैं उन बच्चों से हम कहते हैं पढ़ लो, ट्यूशन भी लगा रखा है, स्कूल भी जा रहे हैं, उसके बाद भी हम पढ़ो पढ़ो कहते हैं, पूरा माहौल देने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। जबकि गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल चल के घर आते हैं, अपनी घर वालों का, परिवार का हेल्प भी करते हैं, उसके बाद पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि रास्ते सकरे होते जा रहे थे। सकरे मतलब पतले होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। ठीक है, आप देखते रहेंगे, पेज में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इतने में आप देखती हैं सूरज ढल रहा था। ये देखिए अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा देखिए, सूरज ढलने लगा। सूरज ढल रहा था, उसी समय पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में यानी कि शाम में जीप अब चाय के बागानों से होकर गुजर रही थी। आपने देखा होगा घोड़ाखाल मंदिर के पीछे श्याम खेत है और इधर आप गर्म पानी साइड चले जाइए तो हमारे इधर कुमाऊं में भी बहुत सारे चाय बागान हैं, आप वहाँ सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। तो वहाँ दृश्य देखा कि चाय से भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्कमी परिधान होता है बोकू पहने, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन था, श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, है ना। शहर की महिलाएं जो हैं वो जिम जाके अपने यौवन को बना के रखती हैं और जो दमकता चेहरा है उसको बनाने के लिए फेशियल कराते हैं। लेकिन गांव की महिलाएं इतना श्रम करती हैं, इतनी नेचुरिटी उनके मतलब प्रकृति के साथ उनका जो तालमेल होता है कि उनका गुलाबी चेहरा, तो उसकी तुलना जो लेखिका है वो करती है कि जिस प्रकार सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर हमें फील होता है वैसा उनको देखकर फील हो रहा था। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो गया था। ठीक है, वो कहती है कि इतना सौंदर्य मैंने पहली बार देखा। अब गगनचुंबी पहाड़ों को के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती थी लायूं। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे लायूं, युमथांग, ये वाला देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर युमथांग पहुंचे। तो एक छोटी सी बस्ती है, ठीक है, एक छोटी सी बस्ती, इसका नाम है लायूं। तीस्ता नदी के तीर पर, तीर मतलब किनारा पर, एक लकड़ी के बने घर में ठहरे। अब बताओ पहाड़ों में लकड़ी के घर क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ ठंड, उससे ठंड बच सकती है। अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व मेरे भीतर उगने लगा है, वही सुख शांति है, वही सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए ये बैठी हैं और यहीं पर सोच रही हैं, उनके भीतर जो है मन में शांति भी है, आंसू भी आंखों से निकल रहे हैं। सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। अखंडित मतलब क्या? आपने सुना होगा जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती, है ना, जब किसी सुहागन महिला को देते हैं हम सौभाग्यवती, अखंड मतलब होता है जो कभी खंडित ना हो। तो अखंडित संपूर्णता ही सुंदरता होती है, जहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में। देखिए आप परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे, तो परिवार सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी लोग अपने अपने काम अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं तो परिवार अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। देखिए यहाँ पे लेखिका कहती है, ये वाली लाइन देखेंगे आप, लास्ट सेकंड लाइन, खिलवाड़ कर क्या
अक्षम्य माने होता है ऐसा अपराध जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसका मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति 100 सुनार की 1 लोहार की जब हमारे पास आता है रिएक्शन, उसे हम झेल नहीं पाते हैं। आप सभी देख रहे हैं जैसे कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो उस बारिश के जब बारिश हो कुछ नहीं कर पा रहे हम घर में दुबक के बैठे हैं, सारी व्यवस्था जो है खराब हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो अंधेरा होने के पहले, अब आप पेज में देखेंगे, अंधेरा होने के पहले तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके, रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू कर दिया, एक एक करके सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेलिया कुमारियों की मात देने वाली नाचने लगी, जिसका नाम है मणि, ठीक है। वो नाच करने लगी और ऐसा लगा कि कोई किशोरी नाच रही है, ठीक है, ऐसा उनको लगा। ये वाला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से वो नाचने लगी। यहाँ पे लिखा ना, मणि 50 वर्षीय मेरी सखी नाचने लगी। लाइम की सुबह वह टहलने निकली। अब ये देखिए सेकंड पैरा देखिए, लाइम की सुबह वह टहलने निकली, बेहद शांत और सुरम्य। बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नव युवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा कि आप कटाव जाइए, कटाव, अब यहाँ से कटाव से भी क्वेश्चन आता है कि कटाव में बर्फ क्यों मिल रही है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कटाव चले जाऊं, ये देखिए 500 फीट ऊंचाई पर था, तो वहां से आपको बर्फ मिल सकती है। कटाव की ओर सफर शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ने लगी। उम्मीद है कि बर्फ मिलेगी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी कि सबकी सांसें रुकी हुई थी। बादलों को चीरती हुई जीप आगे बढ़ने लगी। कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो इतने में उसने, जितेन नार्गे ने बोला कि कटाव क्या है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन की झाग की तरह गिरी हुई बर्फ देखी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती में बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, सब फोटो खींच रहे थे। लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। आपने देखा होगा, हम जब किसी बुक में पढ़ते हैं कि जो हमारे हिमालय में ही बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, बर्फ पीछे हैं और वो तपस्या कर रहे हैं क्योंकि वो शांत सुरम्य। तो लेखिका कल्पना कर रही कि शायद ऐसी ही जगह पर हमारे पूर्वजों ने वेदों की रचना यहाँ पर की होगी। सब फोटो खींच रहे हैं, जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब लोग सुखी रहें। यह एक ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों भर के लिए वो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए, है ना। कहते हैं कि अगर ऐसे सुंदरता प्रकृति के नजारे वो देख ले तो कितना ही कठोर हृदय व्यक्ति क्यों ना हो, वो अहिंसा का पुजारी गौतम बुद्ध बन जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। अब जल स्तंभ क्या होता है, ठीक है, जल स्तंभ क्या होता है? जल, वाटर, स्तंभ, पिलर। अब वाटर पिलर क्यों है? ये जो हिमालय वाटर पिलर क्यों है? देखो प्रकृति की किस नायाब ढंग से सारा निजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फशिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। ये जल संचय वाला क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप इसको देखेंगे। ये जो पैराग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और से जो स्टार्ट हो रहा है, तो जल संचय वाला कि प्रकृति की जल संचय व्यवस्था कैसी है। देखिए आपने कभी सोचा कि जाड़ों के बाद, पहले जाड़ों के बाद क्या आती है? गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, फिर जाड़ा आता है। अगर जाड़ों के बाद डायरेक्ट बरसात आ जाती तो क्या होता? तो मौसम से मैच ही नहीं करता। और जो वाटर साइकिल है, जाड़ों के बाद गर्मी आती है तो जो बर्फ जहाँ जमी है वो वेपोरेट होती है, फिर उसके बाद बारिश आती है। तो इस प्रकार की लंबी प्रोसेस नेचर ने खुद चला रखी है। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, हाँ इधर पे तो आगे बढ़े। फौज की छावनियां दिखाई दी। यहाँ पर देखते हैं फौज की छावनियां दिखाई दे रही, फौजी छावनी ये देखिए, ठीक है। आगे बढ़े तो फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट भी हम ठिठुरने लगे थे, वे हमारे जवान पौष माघ के महीने में सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आर्मी जवान वाली बात भी यहाँ पर लेखिका ने उनको भी ध्यान में रखा है। अब वो लाइम से युमथांग की ओर निकलते हैं। ठीक है, लाइम से युमथांग की ओर बढ़े, यह एक नया आकर्षण था। ढेरों रोडोडेंड्रो और प्रियोता के फूल, अंडरलाइन करेंगे, रोडोडेंड्रो और प्रियोता के फूल अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल ये हैं। जितेन बताने लगा, युमथांग पहुंचे, मंजिल के पहुंचने तक खुशी थी। वहीं उनको एक चिप्स बेचती सिक्किमी युवती दिखी। वहां पर कौन दिखी? चिप्स बेचती हुई एक सिक्किमी युवती दिखी। तो उसने पूछा लेखिका ने, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये देखिए, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ कि क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। आप सभी जानते हैं, जब पूर्णिमा होती है तभी ज्वार भाटा आता है, यानी कि पूर्णिमा चांदनी का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो लेखिका कहती है, क्या इस प्रकार समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा का असर पड़ता है, चांदनी का असर पड़ता है? जितेन तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटके गए थे, यहाँ देवी देवताओं, तो मतलब अलग अलग चीजें बताते जा रहा है, लोकल चीजें। ठीक है, यहाँ गुरु नानक के चावल की थाली से चावल छिटके थे, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते, हम पहाड़ नदी झरने आदि की पूजा करते हैं, हम गंगटोक नहीं गंगतोक कहते हैं। जितिन गंगतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता की सोच के अनुसार घाटियों के रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती रही कि यही है मनुष्य की असमाप्त खोज, जिसका नाम है सौंदर्य। ठीक है, तो बच्चों ये था चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। इसमें हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, जैसे हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? क्योंकि मेहनतकश बादशाहों का शहर था, दिन रात उसकी अच्छी थी। इस प्रकार का आंसर लिखोगे। गंतोष मेहनतकश बादशाहों का शहर, उसी क्वेश्चन को है घुमा दिया है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताका, ये मैंने आपको बताया था। 108 और बुद्धिस्ट की मृत्यु और नए कार्य की शुरुआत। जितेन आर्गे ने लेखिका की सिक्किम प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या बताया? वहाँ की सिक्किम की प्रकृति, बर्फ पड़ती है, ठंडी हवाएं हैं, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन, वहाँ कितने दूर दूर पर स्कूल हैं, बच्चे माओ के साथ काम करते हैं, कोई चिकना चरबीला नहीं है। इस प्रकार लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? क्योंकि हर धर्म में, हर जाति में किसी न किसी प्रकार धर्म की वही आस्था है जो एक धर्म पे है। जितेन आर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करके लिखिए। भाई कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? व्यवहार कुशल होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, है ना। और प्रकृति के अनंत विराट रूप को देखकर लेखक को ऐसी अनुभूति हुई कि विराट अनंत हिमालय है, उसके चरण स्पर्श कर लूँ, इस प्रकार उसको फील हुआ। सैलानियों को प्रकृति, तो ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसी चैप्टर से लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की, अभी हमने पढ़ा। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन की। भाई कटाव में दुकान नहीं है तो क्यों अच्छा है उसके लिए? कटाव दुकान होगी तो क्या होगा? पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सारी चीजें होंगी, इसलिए शायद वो अच्छा है। कितना कम लेकर ये समाज को अधिक लौटा देती है हमारी आम जनता, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और सैलानियों की प्रकृति अलौकिक सड़ा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? वहाँ के लोकल लोगों का योगदान भी होता है बच्चों, और वहाँ जो काम कर रहे हैं लोकल लोग, वहाँ जो काम कर रहे रास्ता बना रहे हैं, उनका योगदान होता है, सरकार का भी योगदान होता है। तो और देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? भाई हमारा क्या खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 अक्टूबर को नारे लगाकर हमारा देशभक्त का कर्म या कर्तव्य पूरा नहीं होता। हमें भी जहाँ पर हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, हमें भी अपने देश के विषय में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। तो ये था हमारा साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर का एक अच्छा खासा समरी। प्रयास किया मैंने कि सारे टॉपिक यहाँ पे लिए जाएं, और आपको इन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।